तो आज हम एक बेहद गंभीर और कह सकते हैं हालिया संकट पर बात कर रहे हैं। हमारे पास बांग्लादेश पर एक विस्तृत रिसर्च रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट अगस्त 2024 से दिसंबर 2025 तक की अवधि को कवर करती है। मतलब वो दौर जब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद देश में एक अजीब सी उथल-पुथल मच गई, जिसे जुलाई क्रांति भी कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा मिशन ये समझना है कि एक छात्र आंदोलन के बाद का जो माहौल था वो अचानक धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ इतनी भयानक हिंसा में कैसे बदल गया। और देखिए, यही बात सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है। सत्ता का बदलना और उसके ठीक बाद जो एक सिक्योरिटी वैक्यूम पैदा हुआ। ये रिपोर्ट हमें सिर्फ आंकड़े नहीं देती, बल्कि उन घटनाओं के पीछे का पैटर्न और विचारधारा समझाती है। रिपोर्ट की शुरुआत ही कुछ ऐसे आंकड़ों से होती है जो दिमाग सुन्न कर देते हैं। हसीना के इस्तीफे के फौरन बाद मतलब जमीनी हकीकत क्या थी? हकीकत भयावह थी। सिर्फ शुरुआती 16 दिनों में 4 से 20 अगस्त के बीच बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने हिंसा की 2010 घटनाएं दर्ज की। 2000 से ज्यादा? हाँ, और ये कोई छोटी मोटी झड़पें नहीं थीं। देश के 64 में से 49 जिले इसकी चपेट में आ गए और 152 मंदिरों में या तो तोड़फोड़ हुई या उन्हें जला दिया गया। सिर्फ 2 हफ्तों में? ऐसा क्यों हुआ? मतलब हिंदुओं को ही निशाना क्यों बनाया गया? क्योंकि उन्हें पारंपरिक तौर पर अवामी लीग का वोट बैंक माना जाता था। तो जब सरकार गिरी तो ये राजनीतिक बदला लेने का सबसे आसान जरिया बन गया। बिल्कुल। और उस वक्त पुलिस व्यवस्था भी एक तरह से ठप पड़ गई थी। उन्हें भी बदले की कार्रवाई का डर था, तो वो सड़कों से गायब हो गए। कट्टरपंथियों को खुली छूट मिल गई। तो इस पहली लहर के बाद क्या माहौल कुछ शांत हुआ या रिपोर्ट कुछ और बताती है? नहीं, शांत तो नहीं हुआ, बल्कि दिसंबर 2025 में एक और कह सकते हैं बड़ा विस्फोट हुआ। अच्छा, और इस बार वजह क्या थी? इस बार का ट्रिगर था एक कट्टरपंथी युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या। और इस हत्या को तुरंत एक नैरेटिव दिया गया कि ये भारतीय एजेंटों की साजिश है। और बस इसी को बहाना बनाकर ढाका में प्रतिशोध के नाम पर सुनियोजित हमले शुरू हो गए। लेकिन इस बार निशाने पर सिर्फ पूजा स्थल या लोग नहीं थे, है ना? उन्होंने अखबारों के दफ्तरों, प्रथम आलो, द डेली स्टार और छायानट जैसे कल्चरल सेंटर्स पर भी हमला किया। सही कहा। टारगेट्स में ये बदलाव हमें क्या बताता है? ये सिर्फ राजनीतिक बदला तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, और यही सबसे ज्यादा चिंता की बात है। ये हमला अब सिर्फ राजनीतिक बदला नहीं रहा, बल्कि बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष जो बंगाली पहचान है उस पर हमला बन गया था। मतलब ये एक सोची समझी कोशिश थी? हाँ, उस संस्कृति को मिटाने की जो कट्टरपंथी को चुनौती देती है। रिपोर्ट में एक घटना का जिक्र है जो शायद इस पूरी त्रासदी का चेहरा है। मेमसिंग में दीपू चंद्र दास की लिंचिंग। हाँ, दीपू दास एक 28 साल का गारमेंट वर्कर। उस पर इस्लाम के अपमान का झूठा आरोप लगाया गया। झूठा आरोप? जी। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसकी फैक्ट्री के मैनेजर ने उसे बचाने की जगह उग्र भीड़ के हवाले कर दिया। भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला और उसके शरीर को जला दिया। ये तो मतलब यकीन करना मुश्किल है। और बाद की जांच में ईशनिंदा का कोई सबूत तक नहीं मिला कि एक मैनेजर अपने ही कर्मचारी को भीड़ को सौंप दे। ये समाज के ताने बाने के पूरी तरह टूट जाने जैसा है। दीपू दास का मामला यही दिखाता है कि कैसे ईशनिंदा का आरोप एक हथियार बन चुका है और कानून का राज वो भीड़ के राज में बदल गया है। इस पूरे संकट ने भारत बांग्लादेश के रिश्तों को भी कई दशकों के सबसे बुरे दौर में पहुंचा दिया। यहाँ तक कि वीसा सेवाएं भी बंद हो गईं, जिससे वहाँ के अल्पसंख्यक और भी अकेले पड़ गए। बिल्कुल। तो अब जहाँ ये रिपोर्ट खत्म होती है वो हमें फरवरी 2026 के चुनावों की ओर इशारा करती है। ये सब हमें किस मोड़ पे लाकर खड़ा करता है? और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये चुनाव देश को वापस स्थिरता की ओर ले जाएंगे या फिर राजनीतिक दल वोट पाने के लिए इस सांप्रदायिक आग को और हवा देंगे? ये एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब समाज एक बार इस तरह टूट जाता है तो उसे वापस जोड़ना नामुमकिन नहीं तो कितना मुश्किल जरूर हो जाता है।